क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 10.2 था। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन और करीब मैंने क्वेश्चंस नंबर 9 तक के क्वेश्चंस आपको बताए थे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा लेकर चल रहे हैं हम। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है सीबीएसई के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर 1 या 2 नंबर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस 2j माइनस j 5i माइनस j एंड प्लस 2k। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस j प्लस 2k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट दिया है। मैग्नीट्यूड कितना है? 8 यूनिट है। मैग्नीट्यूड आपका 8 यूनिट दिया है। सबसे पहली बात यह होती है कि कोई वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहा है, तो डायरेक्शन की जब बात आती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ यूनिट वेक्टर पूछा है। एक वेक्टर जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5i का मतलब क्या हुआ? 5 यूनिट आप चल रहे हैं आई डायरेक्शन में, 5 यूनिट आप चल रहे हैं आई डायरेक्शन में, मतलब 5 यूनिट आप चल रहे हैं एक्स एक्सिस पर। उसी तरह से माइनस जे का मतलब -1 यूनिट चल रहे हैं आप वाई एक्सिस पर, या आप 1 यूनिट चल रहे हैं वाई डैश एक्सिस पर, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वाई पॉजिटिव नहीं चलकर वाई नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरह से 2k मतलब हुआ आप 2 यूनिट चल रहे हैं आप k या z एक्सिस पर। तो इसी तरह से आपसे पूछा है 8 यूनिट चलना है आपको इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसमें आप अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह ये बताएगा कि आपने जो नया वेक्टर फाइंड किए हैं वह 8 यूनिट मोर देन 8 टाइम्स है किसका? इस वेक्टर का। जैसे 5 मतलब 5 टाइम्स मान लीजिए आई का है, तो यहाँ पर 8 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस वेक्टर को लेट कर लीजिए। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस j एंड प्लस 2k। सो मैग्नीट्यूड आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ना, विच इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 एंड -1 का स्क्वायर इज +1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये मिल जाएंगे आपको 5i माइनस j एंड प्लस 2k अपॉन 25 प्लस 4 29 एंड 1 इज 30। आप वेक्टर जो फाइंड किए, यूनिट वेक्टर जो फाइंड कर लिए, वो मिला आपको 5 अंडर रूट 30i एंड माइनस j अपॉन अंडर रूट 30 एंड प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30 एंड k। अब आपको जो न्यू वेक्टर फाइंड करना है आप लिख दीजिए यहाँ पर न्यू वेक्टर। जो न्यू वेक्टर होना चाहिए वो 8 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 8 टाइम्स होना चाहिए जिस वेक्टर के जो वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन में, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन जो कि यूनिट वेक्टर हुआ उसमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वह आ जाएगा 8 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट 30i माइनस j अपॉन अंडर रूट 30j और 2 अपॉन अंडर रूट 30 एंड k। तो ये न्यू वेक्टर मिल जाएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस तरह से लिख कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह से पूछा है शायद। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट है 2i माइनस 3j एंड प्लस 4k, 2i माइनस 3j एंड प्लस 4k, और साथ ही साथ एंड लिखा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, जैसे वेक्टर ए और बी कोलिनियर है, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा बी के कंडीशन में, या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 या इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर बोला करते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर ए मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j एंड प्लस 4k है, और वेक्टर b इज इक्वल टू हमारे 4i प्लस 6j, हमारे पास ये दिया है ना 4i प्लस 6j एंड माइनस 8k। इसमें से आप -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2i माइनस 3j एंड प्लस 4k।
या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू -2 एंड 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू वेक्टर a, इसको लिख सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। यहाँ लेमडा हो गया वेक्टर, मीन्स b इज इक्वल टू लेमडा a, ये इस फॉर्म में हो गया वेक्टर b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स लेमडा ऑफ वेक्टर a। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर अगर इस फॉर्म को बनाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6 या 4 अपॉन -8। जब आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 या c1 अपॉन c2 बनाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों सब बराबर आएगा। या आप यहाँ देख लीजिए वेक्टर आपका वही मिल जाता है, बट इसमें बस ओनली एक नंबर का फर्क रहता है, ये जो नंबर वो इसके लिए नंबर मान लेते हैं। तो ऐसे केसेस में इस तरह की जो कंडीशन बनती है जिसमें कि हम वापस उस वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं और किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई के साथ, तो ऐसे केसेस में इन दोनों वेक्टर को, इस दोनों वेक्टर को आप कोलिनियर वेक्टर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दिखा दीजिएगा और लिख दीजिएगा सो दिस इज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। देखिए एक्सरसाइज बहुत इजी है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है, कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते ही हैं, और इनके क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। सपोज कर लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं जो वेक्टर दिया है, लेट a इज इक्वल टू i प्लस 2j एंड प्लस 3k। आपसे जो वेक्टर दिया है, आप यहाँ लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j एंड प्लस 3k। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है ना, पूछा ना फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का मतलब हो गया कि आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, और यूनिट वेक्टर की जो i, j और k कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप शो कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा, और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पता है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया करते हैं। तो वेक्टर हमारे पास है i प्लस 2j एंड प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 इज 13 एंड 1 इज 14, सो 1 अपॉन अंडर रूट 14i प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14j, 2 अपॉन अंडर रूट 14j प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14k। तो ये जो वेक्टर मिल गया आपको, ये वेक्टर आपने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, और मैं मान लेता हूं कि ये जो वेक्टर है डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आपको वेक्टर a इज इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए cos अल्फा i cos बीटा j या cos गामा k। आप कोई वेक्टर अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखना होगा तो वह लिखा जा सकता है वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, या वेक्टर ए इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या आप इस वेक्टर को मानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखा गया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप ले लीजिए cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14, cos बीटा इज इक्वल टू आप ले लीजिए 2 अपॉन अंडर रूट 14। देखिए ये और ये जो आपके होंगे ये एंगल हो जाएंगे cos के टर्म में, और ये डायरेक्शन कोसाइन बना रहा है या नहीं बना रहा, उसके लिए आप इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 14 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14 का स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन 14 एंड 3 अपॉन अंडर रूट 14 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सो 9 अपॉन 14 विच इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, सो 1 आ जाएगा। तो आपसे अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा तो डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कोई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप उसको यूनिट वेक्टर में बदल दीजिए, और जो कोफिशिएंट ऑफ i, j और k होगा वही डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर डायरेक्शन रेशियो पूछ दिया जाए तो ये डायरेक्टली 1 2 3 आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, एक बार हम इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द डायरेक्शन, लिखा डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी लिखा है। ठीक है ना। 13 क्वेश्चन है,
डायरेक्शन कोसाइन पूछा है उस वेक्टर का जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही, पॉइंट है ए एंड बी, ए पॉइंट इज 1 2 -3 इनके कोऑर्डिनेट है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो -1 2 एंड 1 है, -1 -2 1 है, ठीक है ना, -1 -2 एंड 1 है। तो आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। सबसे पहले अगर ये वेक्टर आपके किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, और यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आप डायरेक्शन कोसाइन आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए जिसको हम वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने बताया था किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए उसके टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते चलिए, आपको मिल जाएगा उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बी फाइंड कर रहे हैं विच इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं x1 y1 z1 है और इसको x2 y2 एंड z2, तो यहाँ से x2 माइनस x1 किया जाए तो -1 एंड -1i प्लस y2 माइनस y1 मीन्स -2 एंड -2j, एंड सिमिलरली z2 माइनस z1 दैट मीन्स 1, ये z2 मान लेते हैं क्योंकि हमने इसको x2 y2 और z2 सपोज किए थे, ठीक है ना, और ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 और z1 था, तो z2 माइनस z1 मीन्स हो गया हमारे पास 1 एंड +3 1 + 3k, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू -1 -1 दैट मीन्स -2i एंड -2 -2 इज -4j एंड 1 + 3 इज इक्वल टू +4k। ये आपने इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर सबसे पहले फाइंड किए। अब इस पोजीशन वेक्टर के बेसिस पर हमें फाइंड करना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, -4j एंड +4k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मीन्स -2 का स्क्वायर इज 4, -4 का स्क्वायर इज 16 एंड +4 का स्क्वायर इज 16 आ गया। या आप इसको लिख दीजिए -2i -4j एंड +4k अपॉन √16 + 4 इज 20 एंड 20 + 10 इज 30, 36 को आप 6 लिख दीजिए, तो 6 लिखेंगे जब स्क्वायर रूट फाइंड कर, तो इसको लिख दीजिए -2/6i -4/6j एंड +4/6k। आपने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड किए, और अगर ये सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1/3i, यहाँ पर आप देखिए -2/3j एंड यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 2/3 एंड 2/3k आ जाएगा। आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिए वो पॉइंट उस वेक्टर का जो कि दो पॉइंट से ज्वाइन करते पास हो रही है। आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछना है, तो जो यूनिट वेक्टर आप फाइंड करते हैं वहाँ पर i, j और k के जो कोफिशिएंट हुआ करते हैं वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना आपको, तो लिख दीजिएगा, सो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, cos alpha which is equal to coefficient of I that means -1/3 and direction cosine coefficient of j means -2/3 and coefficient of k cos gamma is equal to 2/3। ये डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं है इसको भी चेक करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन क्या होती है कि तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होना चाहिए। स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 1/3 दैट मीन्स 1/9, यहाँ 4/9, यहाँ 4/9, 4 4 8 1 9। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आप उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद आप उसके कोफिशिएंट ऑफ i j k को आप cos अल्फा cos बीटा cos गामा या इनको हम L M और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी क्वेश्चन इजी है, एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में सो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined on the axis OX, OY and OZ। अगर कोई भी वेक्टर आपसे बोला जाए कि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होगा कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रही है। तो एंगल की जब बात करता है तो इसका मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइन, जिसमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए।
अगर ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड होगा ओ एक्स ओ वाई जेड मीन्स एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस पर, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन मतलब इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलिए और उसका जो डायरेक्शन कोसाइन निकलना चाहिए वो सारे बराबर होना चाहिए। अगर ये इक्वल होता तो आप बता सकते हैं कि ये वेक्टर आपके क्या होंगे, आप इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस होता है। तो सबसे पहले हमें इसको मान लेते हैं, लेट वेक्टर दिस वेक्टर इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है ना, आई प्लस जे प्लस के, और हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर मिलेगा। तो यह आ गया आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ 1, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। या आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3i एंड 1 अपॉन रूट 3j एंड 1 अपॉन रूट 3 एंड के। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि cos एल्फा की जो वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, ये बराबर है जिसको cos एल्फा cos बीटा एंड cos गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट cos एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये क्या शो कर रहा है, सो एंगल्स मीन सो द वेक्टर इज इक्वली, वेक्टर आर इक्वली है ना, वेक्टर क्या है, वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड, यहाँ लिखा जा सकता है इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस हो गया, यही ना हुआ, इंक्लाइंड ऑन एक्सिस। मतलब हमें यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था। डायरेक्शन कोसाइन के कुल मिलाकर 3 क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं 3 वैरायटीज में। पहले आपके डायरेक्ट वेक्टर दिया गया था, दूसरे में आपने पढ़े दूसरे क्वेश्चन नंबर 13 में ज्वाइनिंग पॉइंट से वेक्टर दिया था, और तीसरे में अलग नाम से दे दिया कि कोई भी वेक्टर के एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड हो तो कैसे आप उसको शो करेंगे। तो आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिएगा और जिसके बाद जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे उन कोफिशिएंट को आप cos अल्फा cos बीटा cos गामा से रिप्रेजेंट कीजिए और वही आपका क्या बताएगा, ये आपके इक्वली इंक्लाइंड कंडीशन को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार आप इसको देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 15 जिसने पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट P एंड Q, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर, P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है I प्लस 2j एंड माइनस के, और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है माइनस I प्लस j माइनस I प्लस j एंड प्लस के, माइनस आई प्लस जे एन प्लस के इन द रेशियो। आपने कोई पॉइंट आर लिए हैं जो कि ये पॉइंट इस लाइन को P एंड Q पॉइंट को जो ज्वाइन करते इसमें वेक्टर पास हो रहा है, इसको R पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ आर को हमने वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किए, ठीक है ना, और ये जो कोऑर्डिनेट ये वेक्टर है इसको आप वेक्टर ए मान लीजिए और इसको मान लीजिए वेक्टर बी। मतलब जो पॉइंट P है, P का पोजीशन वेक्टर जो होगा ये वाला वेक्टर ए होगा और जो कि यही है, ठीक है ना, और ये जो वेक्टर बी होगा वह वेक्टर ये मान लिए है। तो ये तो बताया गया था जैसे आपने डेरिवेशन किए थे सेक्शन फार्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये मान लेते हैं m है और ये n है, तो आपसे पोजीशन वेक्टर ऑफ r पूछा है इन केस ऑफ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमने इसके बारे में आपको डेरिवेशन भी बताए थे। इन केस ऑफ इंटरनली क्या होगा, इंटरनली कंडीशन में वेक्टर c इज इक्वल टू mb प्लस mb प्लस NA अपॉन M प्लस N। आपको कुछ करना नहीं, वनली फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। M इज इक्वल टू 2 ले लीजिए एंड वेक्टर B इज इक्वल टू, देखिए ये आपने Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर उसको B मान लिए थे, तो MB कितना हो गया माइनस I प्लस J एंड प्लस K एंड प्लस N इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच इज इक्वल टू I प्लस 2j and minus k, I plus 2j minus k upon m plus n which is equal to 2 plus 1. Then vector c is equal to 2i, multiply कर लीजिए minus 2i and plus 2j minus 2i plus 2j and plus 2k। यहाँ पर देखिए
आई मिल जाएंगे प्लस 2j मिल जाएगा और माइनस के मिल जाएंगे अपॉन 2 + 1 = 3। तो -2i एंड प्लस आई देखिए कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच इज डिनोटेड बाय वेक्टर सी, हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना आएगा -2 एंड प्लस आई, माइनस आई बचेगा, -2i एंड प्लस आई = -i, 2j एंड प्लस 2j = +4j आ गया, 2k एंड माइनस k = वेक्टर k अपॉन 3 बिकॉज 2 + 1 = 3 आ गया, या इसको लिख सकते हैं -1/3i एंड 4/3j एंड 1/3k, यह आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर। ये किसका मिल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर मिल गया। इन केस ऑफ इंटरनल की बात किया मैंने, अगर आप एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नली अगर ये डिवीजन करता है तब क्या करना पड़ता है, तब वेक्टर c = mb माइनस na/m-n करते हैं, नहीं करते हैं, बस आपको यहाँ माइनस यूज करना है, सारी वैल्यू लिख दीजिए, माइनस यूज कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, आपने वेक्टर c = वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, माइनस देखिए यहाँ पर पूरी वैल्यू लिख दीजिए, 2 -i + j -i + j -i + j + k और -na, दैट मीन्स ये जो लिखे हैं आपने वहाँ पर माइनस अप्लाई कर दीजिए, तो यह आ गया i + 2j -k अपॉन 2 - 1, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्सटर्नल केसेस में पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा आपको, -2i और -i दैट मीन्स 3i मिल जाएगा, 2j और -2j 0 हो गया, 2k एंड माइनस प्लस के यहाँ आ जाएगा 3k और 2 - 1 = 1 आ जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर मिल गया इन केस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल केसेस में। हम उस लाइन की बात कर रहे हैं जो लाइन इस पॉइंट इस वेक्टर PQ को डिवाइड करते हुए चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला है 16। एक बार आप इसको देखिए, इसको रब कर दें पहले, ओके। एक्सटर्नल और इंटरनल जो कि हमने फॉर्मूले को डिराइव किए थे, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, हम वेक्टर अलजेब्रा को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है जो कि ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को, लिखा ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। इस लाइन के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, पॉइंट मान लेते हैं r है और इसकी पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं c है। और आपसे पूछा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को पूछा गया है और ये वेक्टर ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट से। P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 एंड 4 और Q कोऑर्डिनेट है, Q पॉइंट कोऑर्डिनेट है 4, 1 एंड -2 है, ठीक है, -2 है। तो सबसे पहले पॉइंट P एंड Q का पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। लिखेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, या सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते थे जिसको हम OP लिखेंगे। किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया करते हैं। OP इज इक्वल टू, ये P पॉइंट किसी ओरिजिन से रिप्रेजेंट की जा रही है और O इसी से R भी है, ये मान लेते हैं O है, तो OP वेक्टर, OQ वेक्टर और OR वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं हमने C सपोज किए, तो जो कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट पर स्थित है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो OP कितना होगा, OP इज इक्वल टू हो जाएंगे 2i + 3j एंड +4k। मिड पॉइंट निकालना आप लोग जानते भी है, बट वेक्टर में लिखा है इसलिए पहले वेक्टर से कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर नेक्स्ट निकाल लीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज इक्वल टू, जिसको हम OQ से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू 4i + j एंड -2k, 4i + j एंड -2k आ गया। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट पूछा गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट है उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है, विच इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए वेक्टर OP + वेक्टर OQ अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर OP कितना है, 2i + 3j एंड +4k एंड OQ इज इक्वल टू 4i + j एंड -2k अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे।
या इसको लिख दीजिए 2 + 4 = 6, 6 का हाफ कर दीजिए तो 3 मिल जाएगा। 3 + j, 3j + j = 4j, 4j का हाफ कर दीजिए 2j मिल जाएगा। 4 - 2 = 2k एंड 2k का हाफ कर दीजिए k मिल जाएगा। ये जो मिला वो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट आपको और उसका वेक्टर फॉर्म मिल गया आपको, ठीक है। या कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3, 2, 1 होगा जो कि इन दोनों के हाफ हो जाएंगे कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 भी देखते हैं क्या कह रहा है इस पर। ये आप लोग बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के लिए, ठीक है। इसको भी रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है सो दैट द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर ए, 3 पॉइंट है जिनकी पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को नोट कर लेते हैं, 3i - 4j एंड -4k है। वेक्टर बी जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट का है जो कि 2i - j एंड +k है। वेक्टर सी = i - 3j एंड -5k हैं। So that the point ABC with the position vector and this and this respectively form the vertices of right angle triangle। क्या ये जो कोऑर्डिनेट ABC होंगे या जो पॉइंट ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लेते हैं कि ये हमारे पास है A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया और यहाँ पर C पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि ज्वाइन करते समय चल रहा है A और B से। मान लेते हैं AB वेक्टर हो गया, यहाँ से BC वेक्टर हो गया और तीसरा क्या होगा AC वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से AC हो जाएगा। AB वेक्टर देखिए दिया ना, देखिए यहाँ पर क्या जो दिया है सो दैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसके पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया, वो कितना दिया है A, इसके पोजीशन वेक्टर को A से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके पोजीशन वेक्टर को B से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके पोजीशन वेक्टर को C से रिप्रेजेंट कर दिया। जबकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या करना होता भाई, करना क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AC आपको क्या करना है, आपको जो शो करना है वो पहले लिख देते हैं। आपको शो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर, या किसी एक साइड का स्क्वायर या किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। जरूरी नहीं कि B पॉइंट पर ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये जरूरी नहीं है कि B पॉइंट पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। B पॉइंट पर ना होकर यह हो सकता है कि A पॉइंट पर बन जाए, है ना, या हो सकता है ये C पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो आपको कम से कम मान कर चल रहे हैं कि जनरली फिगर ड्रा किया गया कि किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन साइड स्क्वायर। उसी तरह सारे साइड का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। देखिए क्या ऐसा कंडीशन बन रहा है कि कोई एक बड़ी साइड मिल रही है जिसका स्क्वायर बाकी दो साइड के इक्वल हो, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ए बी एंड सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले ए बी वेक्टर को फाइंड कर लीजिए। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ए बी को फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से मैं यहां लिख रहा हूं पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है ना, यहां लिख दीजिए पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि हर को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए बी साइड फाइंड करना मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करना। ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आप बी में से ए को माइनस कर रहे हैं। बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर आपने लिखे हैं 2i माइनस जे एंड प्लस के में से आपको माइनस करना है वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 4j एंड माइनस 4k, वह आ जाएगा वेक्टर ए बी। कितना आ जाएगा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी आ जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस 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 प्लस बोथ, यह आ जाएगा 3j और k माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स यह आ गया 5k आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते चलिए, मॉडुलस का स्क्वायर भी निकालिए, ठीक है ना। मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो ये पहले मॉडुलस निकालेंगे तो रूट में आएगा जो कि -1 का स्क्वायर 9 + 25
विच इज इक्वल टू 25 प्लस 9 इज 34, 135 हो जाएगा, है ना, 35 हो जाएंगे। और इसका ये √35 होगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये +35 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप बी सी फाइंड कर लीजिए। बी सी के लिए आप सी में से बी को माइनस करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी करेंगे। तो सी माइनस बी कीजिए। सी कितना है, i -3j एंड -5k। और बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट आपका 2i - j + k, 2i - j एंड +k। इसको सॉल्व कर लें तो i - 2i इज इक्वल टू -i -3j एंड +j इज इक्वल टू -2j -5k एंड माइनस दैट मीन्स यहाँ -6k आ जाएगा, ठीक है ना। यह आ गया BC। और BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर इज +1 और -2 का स्क्वायर इज +4 एंड -6 का स्क्वायर इज 36। सो यह 41 आ जाएगा BC स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं AC के पोजीशन वेक्टर को, जो कि C माइनस A से मिलेगा। वेक्टर C माइनस वेक्टर A मतलब i -3j -5k, i -3j -5k में से आपको माइनस करना है A को। A कितना है, 3i -4j एंड -4k, 3i -4j -4k। सो i -3i इज इक्वल टू -2i -3j एंड +4j इज इक्वल टू +j आ जाएगा, -5k एंड +4k इज इक्वल टू -k। अगर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया जाता है तो यह मिल जाएगा 4 -2 का स्क्वायर +1 एंड +1 विच इज इक्वल टू √6 मीन्स ये स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर होने पर यह 6 मिल जाएगा। अब आप देखिए क्या किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का मतलब ये डिस्टेंस आपको 35 मिल गई। AC कितना मिल गया, BC मिल गया 41 और AC कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि 35 + 6 इज 41 है। तो हम ये कह सकते हैं, या हमने बताया कि ये भी हो सकता है या कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम यहाँ कहा जा सकता है कि ये जो BC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर, यहाँ ये लाइन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको जो शो करना था किसी एक साइड का स्क्वायर करना था, तो आपने क्या कर दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर आपका हो गया। देखिए 41 इज इक्वल टू कितना हो गया, 35 + 6 इज इक्वल टू 41। सो A, B एंड C जो वर्टिसेस हैं, ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं, ये एक इनके माध्यम से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, जो कि हमने शो किए यहाँ पर, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में B सेंटर नहीं होगा, आप फिर आपको BC लेकर चलना, मतलब ये BC होगा तो यहाँ A होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल A पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएगा, ताकि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर किया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये चल रहा था 17, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 एंड 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है, विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रायंगल देखिए इस तरह से बनाया है, A, B एंड C। यह हो गया A, B एंड C, जिसमें इसका डायरेक्शन सभी के डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। ये ABC है। आपको अगर इस फिगर को देखकर बोला जाए तो यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल AB प्लस BC इज इक्वल टू AC लिखा जा सकता है, या आप लिख सकते हैं AB प्लस BC एंड AB प्लस BC प्लस CA, ओके, CA, क्योंकि CA लिखेंगे तो -CA हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CA ये है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है। और B पॉइंट अगर इसको -AC कर दिया जाए, इसको और लिख सकते हैं AB प्लस BC माइनस AC भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो -AC होने का मतलब B भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी अगर आप देखा जाए तो -CA की बात कर रहा है, -CA नहीं होगा, क्योंकि AB प्लस
ए बी प्लस बी सी, ऑप्शन डी की बात कर रहा है, बी सी को चेंज कर दीजिए, बी सी को अगर चेंज करते हैं तो ये लिख सकते हैं ए बी माइनस सी बी एंड प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप माइनस सी बी प्लस सी ए लिखा है तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो ए बी एंड सी की बात कर लें तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट हैं आपके। एंड क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर हैं एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट आपसे पूछा है। अगर कोलिनियर वेक्टर है तो आपको बताया था मैंने कि b इज इक्वल टू लेमडा ए पॉसिबल हो सकता है या a इज इक्वल टू लेमडा बी हो सकता है। एंड नंबर b आपसे पूछा है, यह a पार्ट था, यहाँ पर नंबर b है a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी जो होगा वो वैल्यू हो सकती है लेमडा की हो सकती है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। आगे ऑप्शन जो सी पूछा है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, लेकिन जबकि ये पूछा है नॉट प्रोपोर्शनल होंगे, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर है तो इसके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट हो सकता है क्योंकि ये आपका गलत बोल रहा है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, लेकिन ये गलत है, देखिए ये आपस में प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं। एंड ऑप्शन डी जो पूछा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में जो पूछा है एंड बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ऐसा बोला जा सकता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड उनके अलग हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी भी आपके करेक्ट हो सकते हैं, बट ऑप्शन सी रॉन्ग बोल रहा है क्योंकि प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू इट पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हुआ। इसके बाद ये एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को देखेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।